आज की हमारी कहानी है माता पिता की संपत्ति चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। सुने जी, मेरी दवाई आप ले आइए ना, बहुत थकावट रहती है। हाथ पैर भी काम नहीं करते, घुटनों का दर्द भी अब बढ़ चुका है। मधु जी अपने पति विनीत जी से बोली, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती है? क्यों झाड़ू पोछा करके अपने हाथ पैर तोड़ रही हो? वैसे भी घर कहाँ गंदा होता है। ले देकर हम दो जीव ही तो इस घर में रहे। विनीत जी ने कहा, जानती हूँ कि ले देकर हम दो जीव ही इस घर में रहें, पर साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। और अब पोछा कहाँ लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हूँ। मधु जी विनीत जी को टालते हुए बोली, ठीक है, आज दवा ले आऊँगा, पर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ पर मेरे पास बैठो तो सही। विनीत जी ने कहने पर मधु जी जैसे तैसे सोफे पर आकर बैठी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? और जल्दी बोलो, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। खाना तो मैं बना देता हूँ, आखिर खिचड़ी ही तो बनानी है। हमारे लिए कौन सा पकवान बनाना है? हाँ, आप इस बुढ़ापे में पकवान खाओगे? बालों में सफ़ेदी आ गई लेकिन जीभ का स्वाद नहीं गया। अच्छा जी, आप हमारे बालों की सफ़ेदी डिसाइड करेगी कि हमें पकवान खाना चाहिए या नहीं? खाने को तो हम अभी भी पकवान खा लेते, पर क्या करें, इस डायबिटीज़ ने पकवान ही बंद करवा दिया। विनीत जी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो छोड़ो बातों, क्या बात करनी है जिसके लिए तुमने काम छुड़वा कर मुझे यहाँ बैठा लिया? मधु जी के पूछने पर विनीत जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, मैं क्या सोच रहा था मधु कि हम ये घर बेच देते हैं। अरे क्यों, कितनी मेहनत से बनवाया था हमने ये घर, याद है ना आपको? पाई पाई जोड़कर हमने ये मकान खड़ा किया था, और तुम कह रहे हो कि इसे बेच देते हैं? नहीं, मेरे जीते जी मैं इसे बेचने नहीं दूंगी। मधु जी बीच में ही बोल पड़ी, मधु मैं तुम्हारे इमोशनल समझता हूँ, पर जब हमने ये घर बनवाया था तब हमारे दोनों बेटे हमारे साथ ही रहते थे, और इस घर को बनाने के पीछे के कारण भी यही थी कि कल को परिवार बड़ा होगा तो कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए तो हमने ये घर बनवाया था। पर अब बच्चे तो यहाँ नहीं रहते और हम दोनों। विनीत जी की बात सुनकर मधु जी मायूस होते हुए बीच में बोली, सच में अब बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, क्या कर्म किए होंगे हमने कि हमें यहाँ अकेला ही रहते हैं। तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पेंशन से तो सिर्फ हमारा गुजारा बसारा होता है, और अब तुम भी काम करते हुए थक जाती हो तो मकान बेचकर छोटा सा ले लेंगे, जहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए एक मेड भी रख लेंगे। जब थोड़े बहुत हाथों में पैसे होंगे तभी तो हम ये कार पाएंगे, और वैसे भी हम दोनों जीव को इतने बड़े घर में क्या ज़रूरत है? पर मकान बेचना ज़रूरी है क्या? एक बार बच्चों से ही तो करके देखो। मधु जी ने उम्मीद के साथ विनीत जी से की तरफ देखा तो विनीत जी चुप हो गए। आखिर मधु जी से कुछ कहना नहीं चाहते थे, जानते थे कि बच्चे मकान बिकने के नाम पर अपना हिस्सा लेने जरूर आएंगे, पर माँ बाप को लेने नहीं। आखिर अपनी स्वार्थी संतानों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। कहने के लिए दो बेटे के माता पिता मधु जी और विनीत जी का भरा पूरा परिवार है। दो बेटे आशीष और मनीष, दो बहुएं निधि और मानसी, दोनों के दो दो बच्चे, पर सब अपने अपने में मस्त। किसी को भी माता पिता से कोई लेन देन नहीं। जब पिछले साल मधु जी की एक्सीडेंट हुई उस समय विनीत जी अपने बच्चों को अच्छे तरह से जान गए। मधु जी के एक्सीडेंट हुए हैं और अब मधु
जी की हालत क्रिटिकल है। ये सुनकर बच्चे यहाँ दौड़े चले आए थे। मधु जी कोमा में चली गई थी और डॉक्टर भी एक तरीके से उम्मीद हार चुका था। विनीत जी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उस समय मधु जी के लिए उन्होंने भगवान के शरण में माथा टेकने भी सही समझा। उस दिन अस्पताल में मधु जी के पास उनके भाई को छोड़कर विनीत जी मंदिर में माथा टेक कर मधु जी के लिए प्रार्थना कर घर आए थे, पर उनके पैर अपने आप ही घर के बाहर दरवाजे पर टिक कर रह गया। अगर मम्मी को कुछ हो गया ना, तो उनकी जेवरी तो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, पर मैं आपको कहा देती हूँ, मैं पापा जी को नहीं रखूँगी अपने पास। मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, मुझे से नहीं होगी उनकी सेवा। ये बड़ी बहू निधि की आवाज़ थी। तभी छोटी बहू मानसी भी बोली, ठीक है, मैं रख लूँगी पापा जी को, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पापा रह लेंगे घर के किसी कोने में, लेकिन फिर मेरे भी एक शर्त है, हमें प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे ऐसे कैसे तुम ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? कायदे की बात करो, ये बेबुनियाद वाली बातें यहाँ नहीं चलेगी। बड़ा बेटा आशीष बीच में ही बोल पड़ा, क्यों भैया, हक चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। कायदे तो ये भी कहता है कि पापा की सेवा और जिम्मेदारी आपको भी बराबर बांटनी पड़ेगी। आखिर आप भी तो बड़े बेटे हो, वो तो आप लेने को तैयार नहीं हो, और बराबर की ही हिस्सेदारी चाहिए। मनीष भी क्या कम था, वो भी बोला। विनीत जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो अपने बेटे को आज के ज़माने के राम लक्ष्मण समझते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये बेटे राम लक्ष्मण कहलाने के लायक ही भी नहीं है। उन्हें तो लगता था कि एक्सीडेंट के नाम सुनकर ये लोग माँ की सेवा करने के लिए दौड़े चले आए हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लोग माँ के मरने के बाद ज्वेलरी बांटने की बात भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी जता रहे हैं। बेटा, जिस रास्ते तुम लोग आए हो उस रास्ते चले जाओ। अपनी देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी मम्मी के सांस चल रही है तब तक मुझे पूरी आशा है, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अचानक विनीत जी सामने आते हुए बोले। उन्हें अचानक सामने देखकर चारों की बोलती बंद हो गई। पापा, आप कब? आशीष कुछ बोलने को हुआ, लेकिन विनीत जी ने हाथ जोड़कर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और लौट के मत आना कभी भी। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए ना तुम्हें, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद कमाओ। मेरी कमाई से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चाहे मेरे मरने के बाद किसी अनाथ आश्रम को दान देकर चले जाऊंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। विनीत जी ने चारों को फटकार दिया। कुछ देर बाद सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन ये कोई विनीत जी का विश्वास था कि मधु जी बच गई। तब से वो जब भी बच्चों से मिलने की जिद करती, विनीत जी कोई ना कोई बहाना बना देते। कुछ महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तब विनीत जी ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर मधु जी ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। अभी विनीत जी सोच ही रहे थे कि मधु जी ने कहा, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। अभी विनीत जी सोच ही रहे थे कि मधु जी ने कहा, क्या सोच रहे हैं जी, बच्चे ही तो हैं, गलती कर देते हैं, पर हम तो बड़े हैं, हमें उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ कर देनी चाहिए। कुछ गलतियाँ की माफ़ी भी
नहीं होती है। मधु, तुम समझती क्यों नहीं? पर अब ये घर सूना सूना लगता है। हम कब तक यूं ही अकेले रहेंगे? इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस घर को बेच देते हैं, इससे छोटा घर लेते हैं। विश्वास करो मुझ पर, अकेले नहीं रहोगी। विनीत जी ने मधु जी के हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। आखिर मधु जी ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद विनीत जी ने एक घर बेचकर एक अनाथ आश्रम के पास छोटा सा घर लिया। उन्होंने घर में कामकाज के लिए मेड रख ली। अब सुबह से शाम वो लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते अपना समय व्यतीत करने लगे और अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। और हमारी स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। धन्यवाद।